गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 5 राष्ट्रीय लक्ष्य इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र और नागरिक। इसके अंतर्गत हमने मतदान के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे नागरिकों के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और जिसकी व्यवस्था देश के संविधान के अंतर्गत की जाती है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है, अतः मौलिक अधिकारों को न्यायालय का क्या प्राप्त होता है? संरक्षण प्राप्त होता है। अब हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं, संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा क्या अधिकार है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं और जिनका पालन करना हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हर नागरिक का क्या कर्तव्य है कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसके साथ साथ जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन सब का हमें पालन करना है। जिस प्रकार हम अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, उसी प्रकार हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी रहें, तभी हम राष्ट्र का विकास हो सकेगा और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अब संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों में कुछ कर्तव्य इस प्रकार हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हम अपने आदर्शों का पालन करें और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा जो है और राष्ट्रगान गीत है उसका हम आदर करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित है और सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर सके। इसमें सबसे पहले आता है मानव अधिकार। मानव अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त और प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा पोषित परिस्थितियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व के विकास और उसे स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है। मानव अधिकार अर्थात मानव को प्रकृति से प्राप्त वे अधिकार जिनका वे समुचित प्रयोग कर अपने सर्वांगीण विकास की दिशा को आगे बढ़ाता है। मानव अधिकार का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। अब इन अधिकारों को समझने के लिए इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है वे अधिकार जो प्रत्येक मानव के लिए जन्मजात होते हैं और जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। फिर वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए मुख्य आधार माने जाते हैं। फिर वे अधिकार आते हैं जिनको पाने के लिए उचित सामाजिक दशाओं, परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। और फिर लास्ट में कौन सा अधिकार आता है? जो मानव की प्राथमिक आवश्यकता और मांगों पर आधारित होते हैं। अब इसका सार्वभौम घोषणा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार की रक्षा करने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। 10 दिसंबर 1948 को इसे पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। प्रतिवर्ष इस घोषणा की वर्षगांठ विश्व में सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब इसका जो घोषणा पत्र था जिसमें लिखा गया था कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है, जन्म से ही सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता एवं सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति और अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मानव अधिकार व उनका संरक्षण। शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को विभिन्न सामाजिक स्तरों तक पहुंचाया जा सकता है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता जगाने के प्रयास किए जाते रहे हैं और इसके लिए क्या क्या किया जाता है? रैली निकालना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाना। फिर किसके माध्यम से? दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो, फिल्मों के माध्यम से इसमें जानकारी देना।
समाचार पत्र, पोस्टर, नारों के द्वारा प्रचार प्रसार करना और बैठकों और संगोष्ठियों में मानव अधिकारों संरक्षण की चर्चा कर उसको आयोजित करना ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके। अब मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु हमारे देश में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन सितंबर 1995 को किया गया। भारतीय संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त प्राप्त संगठन है, जिसका क्या उद्देश्य है? अधिनियम में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना और इसके साथ ही साथ मानव अधिकार संरक्षण, मानव अधिकारों को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और जिन लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता है तो आयोग के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण वो कर सकता है। अब जिनका हनन होता है उससे किस प्रकार से आयोग के पास अपनी शिकायत भेजनी चाहिए वो तरीका हम पढ़ेंगे कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। क्या कर सकता है पीड़ित व्यक्ति? स्वयं या पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करा सकता है। कागज पर लिखकर सीधे ही आयोग के कार्यालय में शिकायत भेजी जा सकती है और वकील की इसमें आवश्यकता नहीं होती। शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी भी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है। पैसों से काम नहीं होता है, फ्री में होता है, निःशुल्क होता है। ना ही शिकायत पत्र पर स्टाम्प टिकट लगाया जाता है। अब लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें, तो इसकी रक्षा करना और उसे सफल बनाने का कार्य भी जनता में ही निहित होता है। सबसे पहले तो शिक्षित जनता का शिक्षित होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र में जन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक सामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भलीभांति नहीं समझेगा तब तक उसकी सहभागिता ना तो प्रभावशाली होगी ना अर्थपूर्ण रहेगी। तो प्रत्येक नागरिक को क्या चाहिए? शिक्षित होना आवश्यक है। नागरिक स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझे और उन पर अपने विचारों को व्यक्त करे। अशिक्षित नागरिक अपने स्वविवेक से ना तो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, ना ही वह राजनीति और आर्थिक प्रश्नों पर अपनी गंभीर राय दे सकता है। तो नागरिकों का शिक्षित होना लोकतंत्र की सबसे पहली आवश्यकता है। फिर दूसरी बात क्या है? राजनीतिक जागरूकता। जागरूक व्यक्ति अपने विचारों को सही ढंग से सबके सामने रख सकता है। उसका दृष्टिकोण, उसकी सोचने विचारने की शक्ति की क्षमता होना चाहिए उसमें। फिर सरकार के कदम और प्रयत्न किस सीमा तक जनहित को प्रभावित करते हैं, किस सीमा तक उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में उसे विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। विवेकशीलता के अभाव में प्रजातंत्र भीड़तंत्र में बदल जाती है और नागरिकों को इतनी समझ होनी चाहिए कि वे स्वतंत्र विचार विमर्श द्वारा अपने झगड़े सुलझा सके। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो नागरिक अप्रजातांत्रिक तरीकों का सहारा नहीं लेता। जो जागरूक नागरिक होता है वो हमेशा सोच समझ कर ही काम करता है। फिर स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता होना आवश्यक है, क्योंकि नागरिकों को जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त है उसी प्रकार प्रेस को भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसका अतिक्रमण ना हो, इसके लिए वह स्वतंत्र आवश्यक है, उसकी स्वतंत्रता आवश्यक है। प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है। स्वतंत्र प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। फिर लास्ट जो आता है पॉइंट वो क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। ऊंच नीच, गरीब अमीर, छुआछूत आदि के भेदभाव ना रहे। लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता है इसमें अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार की आर्थिक असमानता सदैव समाज के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक मनमुटाव को जन्म देती है। कई बार ये असंतोष का कारण भी बनती है। तो ऐसा समाज नहीं चाहिए जिसमें अमीर गरीब का अंतर कम हो और सामाजिक और आर्थिक भेदभाव ना हो। जाति बिरादरी की संकीर्णता प्रजातंत्र के लिए बाधा है, इसलिए जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक समानता होना
चाहिए, तभी लोकतंत्र क्या बनेगा, सफल बनेगा। यहाँ तक इस लेसन को आपको पढ़ना है।